नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी बेवा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बेवा। विशाखा का आज चौथा दिन था रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। बहन के दिए हुए मालपुए खाकर आज उसने खत्म कर दिए थे। कल के लिए कुछ नहीं बचा था। ये मालपुए वह लाई थी राजलक्ष्मी के बच्चों के लिए, पर लौटा दिए गए थे। राजलक्ष्मी ने कहा था, मेरे बच्चे यह कचरा नहीं खाते। विशाखा का मन हुआ कि मालपुए वहीं छोड़ दे या काम वाली को दे दे, पर जानती थी कि राजलक्ष्मी को बुरा लगेगा, इसलिए साथ वापस लेती आई थी, क्योंकि यह किसी के प्यार की सौगात थी और उस सौगात ने ही 4 दिन उसके प्राणों की रक्षा की थी। वह अपने ही घर से निकाल दी गई थी। विशाखा का मन अभिमान से भर उठा था। भीख वह मांग नहीं सकती थी। बुखार से तन मन सुलग रहा था। जिस राजलक्ष्मी ने उसे आज घर से निकलने को विवश कर दिया था, उसका नाम उसके बाबा ने बड़े प्यार से रखा था। उनकी आंखों की वह तरई थी तो रेवती दादी की आंखों की पुतली। उसके जन्म लेते ही मां को प्रसूति ज्वर ने ऐसा घेरा कि 6 महीने में ही राजलक्ष्मी की मां चल बसी। पिता निपट अकेले हो गए थे। राजलक्ष्मी की मां गोमती, सचमुच गोमती, सास ससुर की ही नहीं, टोला मोहल्ला की सभी बड़ी बूढ़ियों के सुख दुख की अनन्य सेविका। गोमती के यूं ही अचानक चले जाने से पूरा गांव शोक में डूब गया था। राजलक्ष्मी की ओर देखकर दुख से सबकी छाती फटने लगती थी, पर रेवती दादी ने उसे ऐसे संभाल लिया जिससे मां की कमी न खले। पर बेटे का मुख देखकर हृदय हाहाकार करने लगता। बच्ची की परवरिश तो वह कर सकती थी, पर बेटे के एकाकी जीवन का सूनापन भर पाना कैसे संभव हो, वे सोचती रहती थी। गोमती की चचेरी बहन विशाखा, जो गोमती की प्रिय सहेली सहपाठिनी भी थी, वह प्रायः राजलक्ष्मी को देखने के बहाने स्वयं आने लगी। उसके माता पिता भी प्रेरित करते थे। उसके आने से अतुल का कमरा, कपड़े आदि व्यवस्थित रहने लगे। राजलक्ष्मी के कपड़े खिलौने करीने से वह लगा देती। घर के कामों में भी रेवती की मदद करती। धीरे धीरे रेवती को उसकी सहायता की आदत पड़ने लगी और आवश्यकता भी महसूस होने लगी। वह देख रही थी कि अतुल भी उसके आने से सुविधा महसूस करता है और प्रसन्न भी लगता है। विशाखा साधारण परिवार की लड़की थी। पिता किसी दुकान पर काम करते थे। किसी तरह घर का खर्च चल रहा था। विशाखा 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। तीनों पढ़ने में तेज थीं, पर आर्थिक कारणों से मनचाही शिक्षा प्राप्त करना कठिन था। विशाखा ने एमए कर लिया था। कहीं नौकरी की तलाश में थी कि दोनों बहनों की शिक्षा और घर का खर्च चल सके। अतुल के कार्यालय में एक शोध सहायक की जगह पर विशाखा को काम मिल गया था। विशाखा अपनी दोनों बहनों की शिक्षा के लिए किसी तरह खर्च जुटा रही थी। खाली समय में 2-1 ट्यूशन भी पढ़ा लेती थी। एक दिन अतुल ने कहा, आप मेरी बेटी को भी पढ़ा दिया करिए। तब से विशाखा उनके घर आने जाने लगी थी और घर के अन्य कामों में मदद करने लगी थी। गोमती के न रहने पर विशाखा मौसी पर राजलक्ष्मी अधिक आश्रित हो गई। उसकी दादी कहती, मौसी तो माँ से भी अधिक प्यार करती है। यह कहावत है कि माई मरे मौसी जिए। माँ के बहुत समझाने पर अतुल राजी हुए और विशाखा व अतुल विवाह बंधन में बंध गए। राजलक्ष्मी को विशाखा ने ऐसे पाला जैसे कि उसने स्वयं उसे जन्म दिया हो। विशाखा ने राजलक्ष्मी में ही अपनी संतान का सपना पूरा होने का संकल्प लिया और अपनी दूसरी संतान को जन्म लेने का अवसर नहीं दिया। माँ का सारा दुलार उस पर न्यौछावर करने के लिए 17 वर्ष कैसे सपने से बीत गए पता ही नहीं चला। राजलक्ष्मी का विवाह बाबा दादी ने धूमधाम से कर दिया, एक ऐसे लड़के से जो घर जमाई हो। राजलक्ष्मी बिल्कुल बदल गई थी।
उसके लिए विशाखा का अस्तित्व अब एक नौकरानी के बराबर भी नहीं रह गया था। ऐसा विशाखा अनुभव करने लगी थी। आज विशाखा न मां थी, न किसी की पत्नी, केवल एक बेवा थी। ऐसी बेवा जो अपने पति द्वारा वसीयत की हुई सारी संपत्ति और पूंजी अपनी सौतेली बेटी के लिए खर्च कर चुकी थी। बंबई महानगरी में एक बड़ा फ्लैट उसके लिए खरीद कर दे दिया था और कार भी खरीद दी थी। बदले में केवल एक सपना देखा था कि बुढ़ापे में बच्चों के साथ जीवन बिताऊंगी। उसे पूरी ममता और परवरिश दी थी। उसके बच्चों को भी उसी प्रकार ममता और परवरिश देगी, उसने सोचा था। राजलक्ष्मी के विवाह के बाद बाबा दादी क्रमशः स्वर्ग चले गए थे। अतुल भी बीमार रहने लगे थे। विशाखा ने प्राणपण से पति की सेवा की, पर बुढ़ापे में साथी का सहारा छूट ही गया। अब वह हताश हो गई। मायके में भी बहनों का विवाह कर दिया था। माता पिता वृद्ध हो चले थे। छोटे भाई ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली थी। तीनों बहनें बारी बारी से माता पिता की देखरेख करती थीं। नाम के अनुरूप राजलक्ष्मी सारा सुख भोग रही थी। रूप गर्विता पति पर पूरी तरह शासन करने वाली वह 2 बेटों की मां भी बन गई थी। विशाखा ने दोनों बच्चों की भी उसी तरह परवरिश की थी। बदले में एक सपना देखा था, पर राजलक्ष्मी का स्वभाव दिन पर दिन उद्दंड होता जा रहा था। बच्चों को अनुशासन के नाम पर उनका दायरा संकीर्ण कर रही थी। नानी के संपर्क से अब उन्हें दूर रखने लगी थी। विशाखा का मन प्रायः ही कातर होकर अतुल को पुकार उठता था। सास ससुर की याद में वह विह्वल हो उठती थी। अब कौन था जिससे अपने मन की व्यथा वह कहती, और कहती भी तो क्या। अब राजलक्ष्मी को विशाखा का अपने घर में रहना भी पसंद नहीं था। समृद्ध घर, नौकर चाकर, ऐसे में विशाखा रेशम में टाट की पैबंद सी अनफिट लगती। उनका रहन सहन पहले जैसा ही सरल सहज था। दिखावा तो उनको आता ही नहीं था। कल से विशाखा को बुखार था। पेट भी खराब हो गया था। बुखार की नीम बेहोशी में बाथरूम तक जाते जाते कपड़े खराब हो गए थे। किसी तरह थोड़ी देर बाद हिम्मत करके अपने को घसीटती हुई बाथरूम में ले गई। किसी तरह अपने कपड़े धोए, बाथरूम धोया, बुखार में ही नहाती रही। फिर पूरे कपड़े पहने बिना ही तन पर लपेटकर बिस्तर पर निढाल होकर गिर गई। राजलक्ष्मी ने देखा तो चिल्लाने लगी, बाथरूम से बदबू आ रही है, कौन साफ करेगा? नौकरानी भी साफ नहीं करेगी। जमादारिन आ नहीं रही है। यह तुम्हारे गांव का कबाड़ खाना वाला घर नहीं है। यहां सब लोगों का आना जाना है। अम्मा, अब मेरे वश का नहीं है तुम्हारी गंदगी सहना। विशाखा का मन क्रोध, ग्लानि और अपमान से तपने लगा। उसने अपना झोला उठाया और घर से निकल पड़ी। दामाद जी ने निकलते देखा और कुछ पूछना चाहा, पर राजलक्ष्मी की तरेरती आंखों के आतंक से सहम कर चुप रह गए। विशाखा के पास केवल 100 रुपए का नोट झोले में पड़ा था, जो पोते के जन्मदिन पर उसके ऊपर से न्यौछावर उतारकर मंदिर में चढ़ाने के लिए रखा था, और रखी थी मीठे मालपुए की वह पोटली, जो उसने सोचा था कि किसी को दे दूंगी। नोट दान कर चुकी थी। उसे अपने ऊपर खर्च करना अनुचित है, पर पुआ खाना प्राण रक्षा के लिए आवश्यक है, अर्थात धर्म है। परसों ही तो गांव से आई थी। घर से चली थी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन बच्चों के मोह में हिम्मत करके चली आई थी। छोटी बहन ने मालपुए बना दिए थे। जन्मदिन पर पुए का शगुन जरूरी है। धूमधाम से एक बड़े हॉल में दौहित्र का जन्मदिन मनाया गया। बच्चे खूब प्रसन्न थे। उनके मित्र सहपाठी आए थे और उनके माता पिता भी। राजलक्ष्मी की सहेलियां भी आई थीं। सब भोजन कर चुके थे। सबको परोसने वाले 2 सहायकों से दामाद जी ने कहा कि तुम लोग भी खा लो। हॉल के 2 सफाई कर्मचारी जूठे बर्तन हटाकर सफाई कर रहे थे। खाना बहुत बचा था। विशाखा ने कह दिया कि इन दोनों को भी खाना दे दो। उन्हें भी 2 प्लेटों में लगाकर दे दिया गया। वे अपनी प्लेटें उठा ही रहे थे कि इतने में राजलक्ष्मी की प्रिय सहेली वहां आई और गरज उठी, इन लोगों को किसके कहने पर खाना दिया?
कैटरर ने विशाखा की ओर देखकर कहा कि माँ जी ने कहा था। वह टेबल के पीछे पहुंची और कहा, कितना खाना बचा है, दिखाओ। उन दोनों ने दामाद जी के कहने पर बचा हुआ कुछ खाना पॉलीथिन में भर लिया था। सहेली की पुकार पर राजलक्ष्मी भी आ गई थी। पॉलीथिन से खाना उलटवा दिया गया और सहेली ने तड़क कर कहा, अपनी प्लेट छोड़ो, हाथ धो, और 2 लोग आए हैं, उन्हें केक सर्व करो। केक प्लेटों में रखे हुए थे। विशाखा ने कहा, मैं दे देती हूं, यह देखो रखे हैं। पर राजलक्ष्मी ने तरेरती आंखों से कहा था, यह मेरी सहेली का अपमान होगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि 2 कौड़ी के नौकर उसकी आज्ञा न माने।